बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। अब देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ज़रा एक बात कर लें। तुम लोगों ने P1 पूरा कंप्लीट कर लिया। तुम लोगों ने S1 के अंदर अपना जो पहला सेक्शन है चैप्टर का, तुम्हारा सिलेबस का, स्टैटिस्टिक्स का, वो तुमने कंप्लीट कर लिया है। S1 के पेपर का नाम है ही प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। अब आगे के जो चैप्टर्स हैं ना, वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे बने हैं। देखो, हम लोगों ने एक रूल बना के रखा हुआ था, एक बेसिक रूल बनाया था कि जब भी हमें आइडिया नहीं हो रहा ना कि हमें एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तो हम कह रहे थे कि उसको 5/6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो तुमको पता लग जाएगा कि तुमको एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है 8 मार्क का, तो उसको तुम 5/6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हें पता लगता है कि तुम्हें 6.6 यानी कि कह लो कि अराउंड 7 मिनट्स तुम्हारे पास हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें ज़रा ये बात तुम समझो कि अगर तुम्हारे पास 7 मिनट थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, ये चीज़ हमने S1 के लिए भी ये रखी थी, P1 के लिए भी ये रखी थी। P1 के केस में हम कहते थे कि तुम्हारे पास 2 मिनट 1 मिनट है, तुम उसको जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, तुम्हें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, किस टाइप का सवाल है। तुम फिर अपने दिमाग को उस पर चलाओगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम सवाल से पिक करोगे और तुम सवाल सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो तुम्हारे पास उसके अंदर सवाल को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारे पास 1 से 2 मिनट थे, जो कि बहुत होते हैं। और बाकी तुम्हारे पास 5 मिनट 6 मिनट तुम्हारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थे। इवन जो डाटा रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर जो है तुम्हारा, इवन द मोड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इन दोनों के अंदर भी सेम कहानी है कि तुमने डाटा पिक करनी है, तुमने उसको समझना है, तुमने उसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना तुम्हारे प्रोबेबिलिटी के, जिसमें प्रोबेबिलिटी आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आ गए। ये सारे के सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे तुम्हारे पास अगर 7 मिनट हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसको तुम वही 2 हिस्सों में तोड़ो ना, तो अब तुमने 5 मिनट लगाने होंगे सवाल को रीड करने में। सवाल पूरा समझने में 5 मिनट लगाओगे और सवाल सॉल्व तुम्हारा 2 मिनट में हो रहा होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई इस बार जो है ना, अब ये जो तुम अब जिस एरिया पे आ चुके हो, ये हाईली हाईली कह लो कि कस्टमाइजेबल एरिया है एग्जामिनर के लिए, कि वो अपनी मर्ज़ी का सिनेरियो बना के तुम्हें दे देगा। हालांकि तुम जब क्वेश्चंस देखोगे ना, जब प्रैक्टिस करने बैठोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि तकरीबन सेम ही बात हो रही है हर क्वेश्चन में, लेकिन वो क्वेश्चन को हल्का सा ट्वीक कर सकता है, हल्का सा आगे पीछे कर सकता है कि वो अपने लिहाज से एक नई कहानी बना दे। जैसे तुम ऊनो खेलो, ऊनो खेलते हो तो भाई एक जगह पे कोई कह रहा है कि ड्रॉ ड्रॉ 2 का कार्ड है, उसके ऊपर तुम ड्रॉ 4 फेंक सकते हो, 6 कार्ड उठाने पड़ेंगे दूसरे को। एक जगह कहते हैं नहीं, ये अलाउड नहीं होता, ड्रॉ 2 फेंका है तो अब ड्रॉ कार्ड उठाओगे बारी स्किप हो जाएगी। ये तो हर जगह अलग अलग रूल चल रहे हैं। उसी तरीके से जो है ना, इस क्वेश्चन के अंदर भी इस क्वेश्चन के सॉरी, इस एरिया में भी हर क्वेश्चन के अपने नए रूल्स होंगे। बेसिक रूल्स तो सेम है सबके। जैसे ऊनो में होता है ना कि सबको पता है भाई कि कार्ड फेंकते जाना है, आखिरी 2 कार्ड बचे हैं, ऊनो बोलोगे फिर आखिरी कार्ड फेंकोगे, तुम जीत गए। उस तरीके से यहाँ भी बेसिक रूल्स सेम है हर क्वेश्चन के, कि तुम्हें वही सेम स्टेप्स अप्लाई करने हैं जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, लेकिन सिनेरियो चेंज होता जाएगा। तुम्हें वो सिनेरियो गौर से पढ़ने के लिए 5 मिनट दिए गए हैं कि तुम सवाल को एटलीस्ट 3 बार तो पढ़ो। एक बार तुम पढ़ोगे, जब पेपर तुम पहली बार खोल रहा, सवाल कर रहे थे, स्किम थ्रू कर रहे, देख रहे थे भाई क्या क्या है पेपर में, तो उससे तुम्हें आइडिया होगा भाई अच्छा ये सवाल है। फिर तुमने दूसरी बार सवाल को प्रॉपरली पढ़ा कि यार इसमें कहानी चल क्या रही है। फिर तीसरी बार तुमने उसको एक बार फिर पढ़ा, मेक श्योर करने के लिए तुमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। अब तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई है वो तुमने एक्सट्रैक्ट कर ली है उससे, अब तुम्हें पता है तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। 2-3 स्टेप की वर्किंग है, तुमने उनको अप्लाई करना है और सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को दिमाग में रख के चलना। आगे जितने क्वेश्चंस आएंगे, जितनी चीज़ें होंगी इस चैप्टर ऑनवर्ड्स, वो सारा का सारा एरिया ऐसा है कि जहाँ पे दिमाग का काम बहुत ज़्यादा है, मैनुअल लेबर बहुत कम है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे और प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। आओ यार, तो पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं बचपने से, यानी O लेवल से।
तुम लोगों ने ओ लेवल्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, उसमें अच्छी खासी चीज़ें जो तुम वहाँ पढ़ के आए थे वो यहाँ रिपीट हो रही हैं। सबसे पहली बात, बेसिक से स्टार्ट करें अगर, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी थी क्या चीज़। लेमन टर्म्स में, आम ज़बान में, प्रोबेबिलिटी इज़ द स्टडी ऑफ चांस। आप लोगों को याद होगा वहाँ भी तुम लोग थोड़ा बहुत जो है ना कन्फ्यूज़ होते थे यार, कि अब तक तुम लोग किसी भी चीज़ के चांसेस बताते थे, तुम लोग कहते थे परसेंटेज में बात करते थे कि अभी जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश होने के चांसेस 30% है। असल में जब मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में नहीं, हम उसको एज अ फ्रैक्शन या फिर एज अ डेसिमल शो करते हैं। तो 30% की जगह तुम बोलोगे कि बारिश के चांसेस 0.3 हैं। उसी तरीके से जहाँ पे 100% हम कहेंगे भाई कि ये मतलब होना ही होना है, तो इसको हम 1 कहते हैं, और 0% को हम लोग 0 कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का तुम लोगों को फॉर्मूला याद होगा, ये रिक्वायर्ड अपॉन टोटल करते हैं। जो भी तुम्हारे रिक्वायर्ड आउटकम्स होंगे उनको तुम टॉप पे रखोगे, जो टोटल आउटकम्स हैं पूरे सिनेरियो के वो तुम डिनोमिनेटर में रखोगे, डिवाइड करोगे, तुम्हारा फ्रैक्शन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी की नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के अंदर, वो अक्सर जो है ना इन चीज़ों पे बच्चे मार्क खा जाते हैं। इसका वैसे तो कोई मार्क होता नहीं है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा तुम्हारे एग्जामिनर को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर उसने बोली है तो तुम उसको प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में ए लिख के दे सकते हो। अगर वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, तो तुम ब्रैकेट में रेन लिख लो, या तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कह लो अगर उस सिनेरियो में आर से के साथ और कोई चीज़ नहीं आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैश की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कर लो। ऐसे तुम रैंडम अपने लेटर्स वगैरह उसको तुम सही से अगर नोटेट कर दो ना, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये समझो कि तुम्हारे पास तुम्हें पता है कि प्रोबेबिलिटी हम परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शंस की या डेसिमल्स की बात कर रहे हैं। कोशिश करो कि जहाँ पे तुम्हारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है कि अगर तुम वो आंसर फ्रैक्शन में ही दे दो। अगर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, अगर डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो मेक श्योर कि तुम अपना आंसर एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक वहाँ पे लिख कर आ रहे हो। 6 तक भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 4 लिखना लाजमी है। सही है। अब वही ऊनो की गेम की अगर हम लोग बात करें, हमने अभी बोला कि यार ऊनो की गेम की अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो हमें पता है कि अगर तुम जैसे कह लो कि 3 बच्चे बैठ के ऊनो खेल रहे हो और तुम अपने आप को भी वहाँ रखो, तो या तो तुम जीतोगे या तो तुम हारोगे, और कोई कहानी है नहीं। अब तुम्हारे पास, तुमने जो है चीटिंग की है टाइट वाली, तुमने सारे ड्रॉ 4 और वाइड वाले कार्ड निकाल के अपने पास रख लिए थे, तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे जीतने के चांसेस 70% हो चुके हैं, तो इसको हम लोग परसेंटेज में नहीं लिखेंगे एज एन आंसर, हम इसको एज अ फ्रैक्शन लेकर आएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और अपना आंसर या तो हम एज अ फ्रैक्शन या तो एज अ डेसिमल दे देंगे। अब अगर तुम्हारे जीतने के चांसेस 70% हैं, तो तुम्हारे हारने के चांसेस तो फिर 30% हो गए, तो तुमने उसको भी यहाँ पे शो कर लिया। अब एक चीज़ ज़रा तुम गौर से देखो, ये 70 और ये 30 दोनों को ऐड करो तो टोटल 100 बनता है। हम ऐसी मस्ती मजाक में कह तो देते हैं कि 120% एफर्ट दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन ऑब्वियसली ऐसी चीज़ पॉसिबल है नहीं। 100 इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी। उसी तरीके से इन द स्टडी ऑफ चांसेस, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी 100% का मतलब हर चीज़ कवर हो चुकी है और कोई एरिया नहीं बचा है। तो अगर हम ये चांसेस के एक चार्ट को देखें ना, तो देखो कुछ तो बेसिक वैल्यूज़ हो गई। हमारे पास 0% है, 50% है, 100% है। किसी चीज़ के अगर अकर करने के चांसेस 0% है ना, तो वो हमारे लिए एक इम्पॉसिबल इवेंट है, कि पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सके यार। दूसरी तरफ अगर हमारे पास एक ऐसा इवेंट है जिसके होने के चांसेस 100% है, तो वो एक एब्सोल्युटली सर्टेन इवेंट कहलाएगा हमारे पास। जैसे कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल दोपहर 2 बजे सूरज निकला हुआ होगा। यार सूरज ने राइज तो करना ही है ना, अनटिल अनलेस क़यामत आ जाए, तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी उसकी। उसी तरीके से क्या प्रोबेबिलिटी है कि रात के 2 बजे भी सूरज निकला हुआ हो। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि 0% प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि रात के 2 बजे सूरज निकला हो, तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। हाँ, लेकिन उसी तरफ अगर हम आए 50% पे, कि 50-50 है यार, कुछ भी हो सकता है, तो वो एक अनबायस्ड इवेंट कहलाएगा। अनबायस्ड का मतलब कि किसी भी साइड पे वो, किसी भी साइड को वो फेवर नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम कॉइन टॉस की बात करें, अगर कॉइन बिल्कुल एक नॉर्मल से कॉइन है, तो कुछ भी हो सकता है कि या तो वो हेड्स आ जाएगा या टेल्स आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कॉइन थोड़ा भारी किया गया है कि वो हेड्स पे ही लैंड करे, ऐसा किसी चीज़ पे फेवर नहीं है, तो उसको हम एक अनबायस्ड इवेंट कहेंगे। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी इस एरिया में कहीं लाई करती है, जैसे कि
अगर 70% है, 80% है, 95% है, एब्सोल्युटली सर्टेन नहीं हुई है वो, लेकिन वो अनबायस्ड भी नहीं रही है, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे आउटकम के लिए फेवरेबल है। यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी इस रेंज में आती है ना, उसको हम एक फेवरेबल आउटकम का नाम देते हैं। और उसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी हमारी 0% से 50% के बीच में आती है, वो एक अनफेवरेबल आउटकम है कि वो तुम्हारे डिज़ायर्ड आउटकम को फेवर नहीं कर रहा है। ये बात क्लियर है? अब तुम लोगों को मैंने अभी बताया कि प्रोबेबिलिटी हम लोग परसेंटेजेस में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको लेकर आते हैं अपनी ओरिजिनल चीज़ पे, जिसको हम कहते हैं हमारे फ्रैक्शंस या फिर हमारे डेसिमल्स में। तो अगर मैं उसको इन वैल्यूज़ को वैसे लिख के दिखाऊं, तो तुम जानते ही हो अब कि ये हमारा 0 बनता है, ये 0.5, ये 1। और फेवरेबल आउटकम्स होंगे तुम्हारे एनी वैल्यू फ्रॉम 0.5 विच इज़ ग्रेटर दैन 0.5 एंड लेस दैन 1। एंड अनफेवरेबल वैल्यूज़ वो होंगी जो कि ग्रेटर दैन 0 हो बट लेस दैन 0.5 हो। ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई है? अभी तो कोई हमने ऐसी कोई ख़तरनाक बात नहीं की, सारी सिर्फ बेसिक्स की बात करते आ रहे हैं, बेस बना रहे हैं चैप्टर की पूरी। आओ ज़रा आगे चलो। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सैम्पल स्पेस तुम लोग ओ लेवल्स में भी देखते हो। सैम्पल स्पेस होता क्या है? ये बेसिकली कह लो कि हम सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट डाउन करते हैं। जैसे अगर एक फ़ुटबॉल का मैच हो रहा है, तो यार क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टीम ए जीत जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टीम बी जीत जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैच ड्रॉ हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टीम ए और टीम बी दोनों जीत जाएं। ये मुसलमान भाई भाई वाली बात नहीं चल रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि सैम्पल स्पेस वो सारे के सारे पॉसिबल ऑप्शंस को लिस्ट डाउन करने का नाम है। अब एग्जांपल अगर लो तुम अपने कॉइन टॉस की, कॉइन टॉस में दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हेड जाएगा तो टेल जाएगा। तुम एक डाइस को रोल करते हो, तो पॉसिबिलिटी है क्या, तो एक आ जाए या दो आ जाए या तीन चार पाँच या छः आ जाए। तो ये सारे के सारे जो है ना डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनको लिस्ट करना एक जगह पे कहलाता है सैम्पल स्पेस। ये बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक और मज़े की बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे अगर हम अभी जो हमने इससे पहले वाला केस पढ़ा, जो हम ऊनो की बात कर रहे थे कि 70% चांसेस जीतने के, 30% हारने के, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? ऊनो में ड्रॉ तो नहीं हो सकता ना, तुम लोग जानते हो ये बात। ऐसा भी नहीं होता कि दो लोग जीत जाएं एक साथ, तो एक ही बंदे ने जीतना है या तो उस बंदे ने हारना है। तो जब भी ऐसा कोई केस होगा ना, तो तुम इन दोनों चीज़ों को जब ऐड करोगे तो हमेशा तुम्हारे पास 1 वैल्यू आएगी। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जितने पॉसिबल इवेंट्स हैं इनमें से ही अकर होना है, तभी इन दोनों को मिला के 1 बनता है। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब ज़रा वो सैम्पल स्पेस बनाने की टेक्निक समझें कि सैम्पल स्पेस बनेगा कैसे। तुम लोग सेट्स पढ़ चुके हो लेवल्स में, हम उसकी थोड़ी सी टेक्निक अप्लाई करेंगे। इसको लिखने का तरीका हम सेट्स से यूज़ करेंगे। कि अगर हम कहते हैं यार एक कॉइन टॉस कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज़ तुम्हारे पास हेड्स और टेल्स की है, कॉइन बीच में आके लटक नहीं जाएगा। तो इसका सैम्पल स्पेस जो तुम बनाओगे ना, वो ये है कि तुम्हारे पास या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। कितने इवेंट्स हैं यार? ये तुम्हारे पास 2 टोटल इवेंट्स हैं। तो अगर तुम प्रोबेबिलिटी अब निकालने जाओगे, तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स तुम्हारे पास अब आएगी कि फेवरेबल आउटकम 1 है, हेड्स, और टोटल आउटकम्स 1 और 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स आपके पास 0.5 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स चाहिए हो तो वो भी एक आउटकम है टेल्स के लिए, 2 टोटल आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स आपके पास 0.5 आ जाएगी। नोटिस करो कि अभी भी इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ एक साथ, तो मुझे टोटल वैल्यू जो है ना अभी भी 1 मिलती है। तो यानी कि इसके अलावा कोई और सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। डाइस की बात करें, छक्का जिसे कहते हैं, इसको अगर तुम रोल कर रहे हो तो तुम्हारा सैम्पल स्पेस क्या बनना चाहिए? यार पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो 1 आ जाएगा या 2 या 3 4 या 5 या फिर 6 आ सकता है। 7 डाइस पर नंबर ही नहीं है तो आएगा कैसे?
ठीक है, कुछ ना कुछ तो आना ही है, तो इनमें से ही आएगा। तो अब अगर हम कहानी बनाएं और कहें पूछें कि यार इसके टोटल इवेंट्स कितने हैं, तो तुम जवाब दे सकते हो कि यार 6 टोटल इवेंट्स हैं। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि यार प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये एक पे लैंड करे, तुम बोलोगे यार एक तो सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, तो यानी कि ये 1 होंगे फेवरेबल आउटकम्स हमारे। फेवरेबल कौन सा आउटकम है जो तुम्हें चाहिए यहाँ पे, और टोटल कितने हैं वो तुम यहाँ लिख चुके हो। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाइस लैंडिंग ऑन 1 आ गए आपके पास। अब देखो, इससे तुम लोगों के पास समझ में आएगी कि जो तुम्हारी सैम्पल स्पेस से जो वैल्यू निकलती है ना टोटल की, वही वैल्यू तुमने यहाँ पे यूज़ करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हुए। अगर क्वेश्चन थोड़ा और डिफ़िकल्ट किया जाए कि वो बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम जिस नंबर पे लैंड करोगे वो नंबर एक मल्टीपल ऑफ 2 हो, तो क्या होगा। तो देखो तुम्हारे पास 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे। यार 2 इटसेल्फ एक मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ये एक फेवरेबल आउटकम है। 4 इटसेल्फ 4 भी 2 का मल्टीपल है, 2 2 ज़ार आता है, और 6 भी 2 का मल्टीपल है, 2 3 ज़ार पे आता है। तो मेरे पास 3 ऐसे आउटकम्स हैं जो मेरे इस इवेंट की फेवर में है, और टोटल कितने थे मेरे पास, 6 थे। जिसको अगर अब मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास 1/2 बनता है। ये बात समझ में आती है। सिर्फ ये 2 बेसिक केसेस जो है ना अच्छे खासे रिपीट होते हैं। ये 2 इसके फेवरेट होते हैं, ये डाइस आपका कॉइन, और एक और ये बनाता है काउंटर। अब क्योंकि डाइस में तुम्हारे पास नंबर यूजुअली फिक्स होते हैं 6, तो वो उसको चेंज कर रहा होता है, कहता है टेट्राहीड्रल डाई है, 12 साइडेड डाई है, वैसे ऐसे अजीब वगैरह डाइस के नाम देता है थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे करने के लिए। कॉइन में क्योंकि है ही सिर्फ 2 ऑप्शन, तो वो उस पर ज़्यादा घुमा सकता नहीं है, तो उसने अपनी तरफ से एक और निकाल लिया कि स्पिनर। अब वो स्पिनर पे बोल देगा कि 5 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, वो ऐसे तुम्हें डिफरेंट टोटल आउटकम्स उसके शो कर सकता है। सवाल मुश्किल कैसे होता है कि वो इन डिफरेंट चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर देगा। कि तुमसे अगर वो बोले कि कॉइस कि तुम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, एक ये तुम्हारा कॉइन आ गया, इसके इस साइड पे हेड लिखा हुआ है, उसके ऑपोजिट साइड पे नीचे टेल्स लिखा होगा, और एक तुम्हारे पास ऑरेंज कॉइन आ गया, इस पर भी ऊपर हेड्स लिखा हुआ है, नीचे टेल्स लिखा हुआ है। तुमसे कह रहा है कि यार तुम दोनों कॉइन्स को उछाल रहे हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तुम्हें पता है कि यार अगर तुम इस रेड कॉइन को टॉस करोगे तो तुम्हारे पास या तो हेड जाएगा या तो टेल जाएगा। सिमिलरली ऑरेंज कॉइन पे भी या तो हेड जाएगा या तो टेल जाएगा। अब ये भी पॉसिबल है कि अगर मैं कॉइन फेंकूँ तो मेरे पास रेड पे हेड्स आ जाए, ऑरेंज पे टेल्स आ जाए, या दोनों पे टेल्स आ जाए, या दोनों पे हेड्स आ जाए, या फिर रेड पे टेल्स आए और ऑरेंज पे हेड्स आ जाए। तो ये मल्टीपल आउटकम्स जो है ना एक साथ लिस्ट डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए हम एक काम करेंगे कि जब भी हमें दिख रहा हो ना कि हमारे पास 2 चीज़ें एक साथ अगर हो रही हैं, कि 2 कॉइन्स फेंके जा रहे हैं, एक डाई से एक कॉइन फेंका जा रहा है, ऐसा कोई भी केस हो, तो वहाँ पे हम लोग अपने लिए एक डॉट डायग्राम बना लेंगे ताकि हमें नंबर ऑफ़ आइटम्स लिस्ट डाउन करने में आसानी हो। डॉट डायग्राम बिल्कुल जैसे एक लॉजिक गेट्स के अंदर तुम ट्रुथ टेबल यूज़ करते हो ना पूरे सैम्पल को लिस्ट डाउन करने के लिए, ये भी उसी तरीके से सिर्फ सैम्पल को लिस्ट डाउन करने के लिए तुम्हारी हेल्प करेगा। अब देखो करोगे क्या तुम, कहानी टेबल बना लो ऐसे, एक इवेंट को वाई एक्सिस पर रख दो, एक इवेंट को एक्स एक्सिस पे। तो हम कह लेते हैं कि हमारा जो रेड कॉइन है ना, हम इस कॉइन को यहाँ रखते हैं और अपने ऑरेंज कॉइन को यहाँ रखते हैं। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। रेड कॉइन पे या तो तुम्हारे पास आ सकता है हेड्स, या तो आ सकता है टेल्स। ऑरेंज कॉइन पे या तो आ सकता है हेड्स, या तो आ सकता है टेल्स। तो इससे तुम अब सारे के सारे अपने पॉसिबिलिटीज़ लिस्ट डाउन कर सकते हो कि तुम्हें पता चल गया कि यार या तो दोनों हेड आ सकते हैं, या तो ऑरेंज पे हेड रेड पे टेल, या तो ऑरेंज पे टेल और रेड पे हेड, या फिर दोनों पे तुम्हारे पास टेल आ सकता है। इससे तुम्हें आइडिया हो गया कि कितने टोटल आउटकम्स हैं और सबकी डिस्क्रिप्शन पता लग गई कि सब हैं क्या। तो अब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछता है ना कि भाई टोटल आउटकम्स तो बता दो, तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे टोटल आउटकम्स
4 हैं। और क्वेश्चन तुमसे अब जैसे भी घुमा के पूछे कि वो बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों कॉइन्स को थ्रो करने के बाद सेम वैल्यू दोनों पे तुम्हें दिख रही हो। तो तुम बोल सकते हो कि यार मेरे पास सेम तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके हो गए 2, टोटल आउटकम्स आपके पास हैं 4। एट द एंड आंसर आपके पास हाफ या फिर 0.5 आ गया। तुमसे वो बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड कॉइन पे तुम्हारे पास हेड्स आए और ऑरेंज कॉइन पे तुम्हारे पास टेल्स आ जाए। ऐसा केस बोले तो तुम बोल सकते हो कि यार ऐसा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह चेक करते हैं। रेड पे हेड्स चाहिए, रेड पे हेड्स मेरे पास यहाँ पे आ रहा है और ऑरेंज पे टेल्स चाहिए, तो ये सिर्फ एक ही केस है। बाकी दूसरे जहाँ पे रेड पे हेड्स आ रहा है वो पर ऑरेंज पे भी हेड्स आ रहा है। तो इस केस के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम है और 4 टोटल आउटकम्स हैं। तो ये मुझे 0.1/4 या फिर 0.25 की प्रोबेबिलिटी शो करता है। इस केस को गौर से समझ लो। ये जो है ना सैम्पल स्पेस बनाने का तरीका, ये डॉट डायग्राम बनाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर तुम लोग जो है ना टोटल आउटकम्स बड़ी मुश्किल से निकाल पाओगे, जो कि फिर सवाल में काफ़ी टाइम ले जाएगा। ये भी याद रखना कि डॉट डायग्राम जो है ना तुम्हारा ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है सिर्फ दो इवेंट्स के लिए। कोई 3 चीज़ें साथ कर रहा हो कि बोल रहा है कि भाई 3 कॉइन फेंक रहे हो, तो वहाँ पे फिर ये डॉट डायग्राम बनाना थोड़ा अजाब हो जाएगा। अजाब क्या है, अभी तुम्हारे लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम लोग 3D ग्राफ्स पढ़ते ही नहीं हो। 2D ग्राफ्स तक की बात है। तो 2D में क्योंकि सिर्फ 2 एक्सेस हैं आपके पास, तो आप सिर्फ 2 तक की कहानी कर सकते हो। आगे चलते हैं, ज़रा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। अब देखो ये केस आ गया तुम्हारे पास 2 फेयर डाइस का। अभी मैं पहले से बना के रख रहा हूँ कि यार ये बनाना ऑब्वियसली लंबा काम है, वीडियो का टाइम ज़ाया नहीं करते। 2 फेयर डाइस को कह रहा है कि तुम फेंक रहे हो। तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि तुम्हारे पास पहली डाइस पे 1 आ जाए, दूसरी डाइस पे 6 आ जाए, पहली डाइस पे 2 आ जाए, तीसरी पे 3 आ जाए, दूसरी पे 3 आ जाए। मेरा मतलब अब पहली पे भी ऑप्शंस हैं 1 से 6 तक, दूसरी पे भी ऑप्शंस हैं 1 से 6 तक। तो ये सारी के सारी दिमाग में सोचना जो है ना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बेहतर रहेगा अगर तुम इसका एक डॉट डायग्राम बना रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम ये पॉइंट्स लिख लो, अगर तुम इसको एज अ डॉट भी शो करो तो तुम फिगर आउट कर सकते हो कि इस डॉट पे 1 और 6 आ रहा है। कुछ केसेस में तुमसे वो बोलेगा कि यार उसने डाइस 1 फेंकी फिर डाइस 2 फेंकी, दोनों पे जो नंबर है उनको ऐड कर दिया। तो तुम्हें अगर पता है कि वो नंबर्स आने के बाद जो ऐड कर रहा है वो, तो तुम ये काम कर सकते हो कि बोलो कि 1 + 6 हो रहा है तो ये 7 आ रहा होगा। तो तुम अपने डॉट डायग्राम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर सकते हो। ये बात शायद तुम्हारे ऊपर से गई हो अभी, लेकिन टेंशन नहीं लो, क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुम्हें ये बात भी समझ में आ जाएगी। अभी के लिए बस ये समझो कि जब डॉट डायग्राम तुम ऐसा बना रहे हो कि तुम्हें 2 डाइस के बारे में बात करनी है, तो तुम एक एक्सिस पर रखोगे पहली डाइस को, दूसरे एक्सिस पर रखोगे दूसरी डाइस को। डाइस पे 6 नंबर्स हैं तो तुमने दोनों पे 6 आउटकम्स शो किए और तुम्हारे पास सारे के सारे आउटकम्स यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए। अब तुमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तुम्हें मसला नहीं होगा। ये याद रखो कि तुम्हारे पास सैम्पल स्पेस अगर कोई बड़ी मुश्किल से भी बन रही हो ना, तो अगर तो 2 आउटकम्स हैं तुम इतने आराम से कर सकते हो कि डॉट डायग्राम बनाया, इन सबको इंडिविजुअली काउंट कर लिया। या थोड़ा फास्टर तरीका ये है कि जितने टोटल इवेंट्स हैं उनको तुम निकालो। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं, डाइस है और एक और डाइस है। इस डाइस के कितने इवेंट्स हैं? 6। इसके कितने हैं? 6। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पता लगता है कि 36 टोटल आउटकम्स हैं। ये काम मल्टीपल नंबर ऑफ़ इवेंट्स के लिए भी कर सकते हो। 3 इवेंट्स हैं तो तीनों की निकालो कि फ़र्ज़ करो कि पहले की 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, तो 2 × 3 × 6 करोगे तो हमारे पास उसके भी टोटल पॉसिबल इवेंट्स आ जाएंगे। तो ये फार्मूला तुम दिमाग में रख लो कि जब भी तुम्हें टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स निकालने हैं किसी भी सिनेरियो के, तो तुम पहले इवेंट के नंबर ऑफ़ इवेंट्स मल्टीप्लाइड बाय दूसरे इवेंट के नंबर ऑफ़ इवेंट्स एंड सो ऑन कर सकते हो। इसको आगे तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस केस में हमारे पास पहले इवेंट की वैल्यूज़ 6 हैं, दूसरे इवेंट की वैल्यूज़ 6 हैं, तो टोटल हमारा 36 बन जाता है। प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालने को कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बताओ कि सेम स्कोर आना चाहिए दोनों पे। तो यार सेम स्कोर कहाँ कहाँ आ रहा है देखो ज़रा। 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5 और 6 और 6।
तो ये 1 2 3 4 5 और 6 आउटकम्स हैं। तो आपके पास फेवरेबल 6 आउटकम्स हैं, टोटल 36 निकाले तुमने यहाँ से। सिंप्लीफाई करो इसको, तुम्हारे पास वैल्यू बनती है 1/6। क्लियर है? ये आगे देखो, कह रहा है प्रोबेबिलिटी नहीं बताओ कि द सम ऑफ द स्कोर्स इज 10। दोनों पे जो नंबर आ रहे हैं उनको ऐड करो, उनका सम निकालो और देखो कि वो 10 आ रहा है कि नहीं। आओ चेक करो। इसके लिए जो है ना, तुम लोग जब पहली कुछ वैल्यूज़ निकालना शुरू कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हें आसानी हो जाएगी। देखना कैसे। यार इस पे तो 7 आ रहा है, इस पे 8 आ रहा है, इस पे 9 है, इस पे 10 है। इसको मैं ज़रा बॉक्स कर लेता हूँ ताकि मुझे दिमाग में रहे कि इसकी बात कर रहे हैं। ये वाली वैल्यू भी 6 है, ये भी 6 है, सॉरी ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। यहाँ तो यानी कि इस रो में मेरे कोई भी काम की नहीं है। यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 ये भी काम की नहीं है। अब तुम्हें एक पैटर्न देखना शुरू हो गया। ये 9 8 7 6 5 4 ये भी काम की नहीं है। अब इसके आगे 10 9 8 7 6, तो ये 11, ये आ गया 10 एक और, ये आ गया 10 एक और। तुम्हें ये पैटर्न देखना शुरू हो जाएगा कि नंबर्स जो ऐसे जा रहे हैं। तुम्हें 10 चाहिए तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ हैं। अगर ग्रेटर देन 10 बोलते हो तो तुम इन 3 को भी काउंट करते। अब देखो, अगर तुमसे उसने बोला होता कि बताओ कि सम तुम्हारे पास 6 आना चाहिए, देखो 6 मेरे पास एक ये आ रहा, फिर एक और ये आ रहा। अब तुम्हें एक ट्रेंड दिखेगा कि यार ये देखो ऐसे जा रही हैं, तो इसकी वैल्यूज़ भी ऐसे ही आ रही होंगी और तुम्हें दिखेगा ऐसा ही है भाई। ये देखो एक और 6 आया, एक और 6 आया और ये एक और 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी टेबल्स के अंदर, ये प्रोबेबिलिटी टेबल्स कह रहा हूँ इनको, सॉरी, ये डॉट डायग्राम्स है ना, इनमें सैम्पल स्पेस पे अगर वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी कर दे तो शुरू की कुछ 1-2 वैल्यूज़ निकालने के बाद तुम उस पर एक पैटर्न रिकग्नाइज करके बाकी सारी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हो। इसमें एज सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। क्लियर है ये बात? देखो तुम्हारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के दोनों डाइस के स्कोर्स को ऐड किया जाए तो 10 आना चाहिए। उसमें तुम्हारे पास 3 फेवरेबल आउटकम्स थे, तो तुम्हारे पास 3 फेवरेबल आउटकम्स आ गए। टोटल कितने थे भाई? टोटल 36 थे। सिंप्लीफाई करो इसको तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या बनती है? वैल्यू आपके पास बन जाती है 1/12। क्लियर है ये केस? एक और केस देखो। अब एक कॉइन एक डाइस फेंक रहा है। अब यहाँ पे मैं चाहता तो शो कर सकता था कि ये कह दूँ कि यार ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, ये असल में 1 नंबर और हेड्स, ये वाला 4 नंबर और हेड्स। ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे डॉट भी शो कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, दोनों चलेंगे। अब देखो इसमें टोटल इवेंट्स कितने हैं यार। इस साइड पे तुम्हारे पास एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 और 6 हैं और वाई एक्सिस पे 1 और 2 हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं टोटल इवेंट्स निकालने जाऊँ तो मुझे पता है यार एक इवेंट में मेरे पास 6 हैं, दूसरे पे मेरे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास टोटल इवेंट्स की वैल्यू आती है 12। ये पता लग गया? अब तुम आगे सवाल चलाओ। क्या कह रहा है? कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारे पास जो वैल्यू आती है वो इवन है विदाउट हेड्स। इवन विदाउट हेड्स का मतलब क्या हो गया? मतलब क्या यार वैल्यू इवन आए, जैसे कि 2 4 6। विदाउट हेड्स का मतलब हो गया कि टेल्स आ रहा हो उसमें। ऐसे कितने ऑप्शंस हैं? इवन और टेल्स एक हो गया, इवन और टेल्स दूसरा हो गया, इवन और टेल्स तीसरा हो गया। बाकी सारे हमारे काम के नहीं हैं। तो प्रेफर्ड आउटकम्स हमारे 3 हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास 12 हैं, और इन ऑल हमारी जो वैल्यू बनती है 1/4 या फिर 0.25 बन जाती है। क्लियर है? इस केस को भी देख लिया हमने। अब आओ एक और केस देखें। कह रहा है कि यार 2 12 साइडेड डाई आर रोल। डाई मतलब डाइस ही है भाई, ऐसी कोई ख़तरनाक बात नहीं है। अब ये 12 साइडेड डाई क्या होती है ये पता है? आओ तुम लोगों को मैं ये 12 साइडेड डाई दिखाता हूँ। ये देखो, ये होती है एक 12 साइडेड डाई। ये मैंने ऊपर लगाई हुई, और ये एक 100 साइडेड डाई है अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। अब देखो इनको पढ़ने का तरीका क्या है, इसमें नंबर कैसे मिलता है वो तुम्हारा हेडेक नहीं है भाई, तुम्हें सिर्फ पता है कि नंबर मिलता है। वैसे इसमें नंबर हमेशा जो टॉप पे लिखा होता है उसको लिया जाता है, बिल्कुल जो टॉप वैल्यू आ रही होती है। खैर, अब तुम्हें ये पता है कि एग्जिस्ट करती हैं,
सही है। अब ज़रा कहानी बनाओ। अगेन ये बात कर रहा है कि 2 12 साइड डाई तुम फेंक रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यार? तुम्हें पता है कि तुम फेंक रहे हो 2 डाइसेस जो कि 2 डाई जो कि 12 साइडेड हैं। तो अगर तुम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालो तो वो तुम्हारे पास निकलेंगे 12 इंटू 12, जो कि बन जाएगा 144 टोटल आउटकम्स। अब तुम आगे सवाल चलाओ। ये सवाल तुम्हें पता है कि इसमें तुम्हारे पास 144 टोटल आउटकम्स है, तो इसका डॉट डायग्राम बनाना तुम्हारे लिए एक तो अजाब होगा और दूसरा जहालत होगी कि तुम इसके इतना लंबा डॉट डायग्राम बना रहे हो इस सॉल्व करने के लिए। कभी कभार दिमाग में मेंटली करना लेस फीजिबल होगा दैन टू ड्रॉ द डायग्राम। कभी कभार उल्टा सीन होगा कि दिमाग में करना ज़्यादा फीजिबल है एज़ कम्पेयर टू ड्राइंग द डायग्राम। जैसे ऊपर वाले केसेस में ये आसान सा डायग्राम है यार, तुम सोचने बैठोगे शायद तुम 2-3 मिनट लगा दो, डायग्राम बनाओगे तुम्हारे 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर था कि तुम डायग्राम बना लो, फुल प्रूफ काम हो जाए। यहाँ पे तुम डायग्राम बनाने बैठोगे, लंबी ख्वारी है, तो बेहतर है कि इसको तुम दिमाग से कर लो। अब वो दिमाग से करते हैं। तुम्हें यार ये बात तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स यहाँ पे 144 हैं, तो इसको तो लगा लो। अब तुम्हें पता लगाना है कि कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे तुम दोनों डाइस को फेंकने पर जो वैल्यू बनती है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि प्रोडक्ट कह रहा है, इंग्लिश प्रोडक्ट कह रहा है, तो दोनों नंबर्स जो आते हैं उनको मल्टीप्लाई करके तुम्हें 24 मिलना चाहिए। तो दिमाग लगाओ और बोलो कॉमन सेंस यार, इसका मतलब है ये तो सिर्फ तुमसे 24 के मल्टीपल्स मांग रहा है, यानी कि फैक्टर्स मांग रहा है, मेरा मतलब सॉरी, ऐसे फैक्टर्स जो कि इस डाइस के अंदर आ रहे हों। तो ज़रा फैक्टर्स बनाओ 24 के बनते क्या हैं। तो मतलब 24 और 1 होता है, लेकिन 24 तो डाइस पे नंबर ही नहीं है, तो इसको तो हटा दो। उसके अलावा क्या है, तुम्हारे पास 2 और 12 है, तुम्हारे पास इसका उल्टा 12 और 2 भी मौजूद है। और क्या है, 3 पे 3 8 ज़ार पे आ सकता है, तो 3 इंटू 3 एंड 8, उसके अलावा 8 एंड 3, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है ना कि पहली डाइस पे 3 आए, दूसरी पे 8, और फिर पहली पे 8 और दूसरी पे 3, दोनों केसेस पॉसिबल है। और फिर 4 पे तुम्हारे पास 4 और 6 पे आता है, तो 4 और 6, और फिर 6 एंड 4। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो कि 1 से 12 के दरमियान हो। 1 से 12 के दरमियान की बात कर रहा हूँ, वरना 124 भी आता है। तो ये देखो कितने टोटल आउटकम्स हुए। ये तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 6 हैं, और टोटल कितने हैं? 144 हैं। तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो वैल्यू बनती है तुम्हारे पास 1/24। क्लियर है? आगे देखो, आगे तुम्हें निकालना है द प्रोबेबिलिटी के दोनों को सम करने के बाद तुम्हारे पास वैल्यू 15 है। अब ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है, इस पर तुम्हें थोड़ा और दिमाग लगाना है, क्योंकि इसमें अब और ज़्यादा केसेस पॉसिबल हो सकते हैं यार। 15 देखो ऐड करके किस किस पे बनता है, 14 और 1 पे बन जाता है, 14 और 1 पे। 14 तो यहाँ पे नंबर नहीं है तो उसको छोड़ दो। 2 में क्या ऐड करोगे तुम? 2 में 13 ऐड कर सकते हो, 13 भी नहीं है तो आगे चलो। 3 में तुम 12 ऐड कर सकते हो, तो तुम्हारे पास 3 और 12, उसके अलावा 12 और 3। 4 में क्या ऐड कर सकते हो यार? 11 ऐड कर सकते हो, तो 4 एंड 11, उसके अलावा 11 एंड 4। 5 में तुम 10 ऐड कर सकते हो। देख रहे हो कैसे चल रहा है? अब मशीन स्मूथ हो गई। 6 की बात करें, 6 में क्या ऐड करोगे? 6 में तुम्हें 9 ऐड करना पड़ेगा। 7 में क्या ऐड करोगे? 7 में तुम 8 ऐड करोगे, और फिर 8 और 7 भी हो जाएगा। अब देखो मेरे के बार बार 2 बार लिखने से क्या हुआ, अब इससे मेरे सारे आउटकम्स कवर हो गए, मुझे आगे नहीं जाना है। अब अगर मैं जाऊँगा ना 8 पे क्या ऐड होगा? तुम बोले 7 है, वो तो लिख चुके हो। 9 में 6 होगा, वो भी लिख लिया है। 10 में 5 होगा, वो भी लिख लिया है। सही, तो तुम्हारे सारे आउटकम्स कवर हो गए। अब कितने हैं आउटकम्स तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे 10 है, सॉरी प्रेफर्ड आउटकम्स आपके पास 10 है। टोटल आउटकम्स आपके पास 144 हैं। सिंप्लीफाई करो इसको तो आपके पास वैल्यू आती है 5/72। यह आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये बात? हमने कुछ केसेस देखे यहाँ पे, इन केसेस को हमने डिस्कस किया।
आई होप ये तुम लोगों को क्लियर होगा। अभी तक यहाँ पे हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, ये सारी बच्चों वाली बातें वो लेवल्स की चलती आ रही थी। आओ ज़रा अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और थोड़े नए नए चीज़ों पे आते हैं। अभी भी नई चीज़ें नहीं है, ट्री डायग्राम की बात करेंगे तो तुम बचपन में पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्री डायग्राम होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। आओ आगे चलते हैं अगली वीडियो में।